Hello everyone. Today we are studying the chapter number 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना क्लास 12 NCERT सोशियोलॉजी जनसांख्यिकीय डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस यानी जन लोग और ग्राफीन यानी वर्णन से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकीय विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु तथा प्रवसन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना और गठन, अर्थात उसमें स्त्रियों, पुरुषों और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का क्या अनुपात है। जनसांख्यिकीय कई प्रकार की होती हैं, जैसे आकारिक जनसांख्यिकीय फॉर्मल डेमोग्राफी, जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार यानी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक जनसांख्यिकीय, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। सभी प्रकार के जनसांख्यिकीय अध्ययन गणना या गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि जनगणना या सर्वेक्षण, जिनके अंतर्गत एक निर्धारित प्रदेश के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में सुव्यवस्थित रीते से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जनसांख्यिकीय एक अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकीय को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाओं लगभग साथ साथ घटित हुई। एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकीय की शुरुआत। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए उसने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में, आरक्षी, पुलिस और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में, कराधान और राजस्व उत्पादन में और नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। राज्य के कार्यकलाप के नए नए और बराबर विस्तृत होते हुए क्षेत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों को यानी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित रूप से इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने का प्रचलन हालांकि काफी पुराना है, पर इसका आधुनिक रूप 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आया। अमेरिका की 1790 की जनगणना संभवतः सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना थी, और इस पद्धति को यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपना लिया गया। भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 72 के बीच प्रारंभ किया, और फिर तो 1881 से हर 10 साल बाद 10 वर्षीय जनगणना की जाती रही। स्वतंत्र भारत में भी इस पद्धति को चालू रखा और सन 1951 से अब तक 7-10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 2011 में हुई जनगणना सबसे नई है। भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य है। हालांकि चीन की जनसंख्या भारत की तुलना में कुछ अधिक है, पर वहां नियमित रूप से जनगणना नहीं की जाती। जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियां, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अब सामाजिक आंकड़ों को पहली बार इकट्ठा किया गया तो उन्होंने समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के लिए एक प्रबल आधार प्रस्तुत कर दिया। लाखों लोगों के बहुत बड़े समुदाय के बारे में इकट्ठे किए गए विशाल आंकड़ों या संख्यात्मक विशेषताओं ने सामाजिक परिघटना के अस्तित्व के लिए एक मजबूत एवं ठोस तर्क प्रस्तुत किया। यद्यपि देश स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय आंकड़े, जैसे कि प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मृत्यु के मामलों की संख्या यानी मृत्यु दर, अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु के आंकड़ों को जोड़कर तैयार किए जाते हैं, लेकिन मृत्यु दर अपने आप में एक सामाजिक परिघटना है और उसका स्पष्टीकरण सामाजिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। एमिल दुखाइम का प्रख्यात अध्ययन, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों में पाए जाने वाले अंतरों का स्पष्ट किया, और इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। दुखाइम का कहना था कि आत्महत्या की दर
1 लाख की जनसंख्या के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या को सामाजिक कारणों के द्वारा स्पष्ट करना ही जरूरी है। भले ही आत्महत्या के प्रत्येक मामले में आत्महत्या करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां या कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी आकारिक जनसांख्यिकीय और जनसंख्या अध्ययन के अधिक व्यापक क्षेत्र के बीच अंतर किया जाता है। आकारिक जनसांख्यिकीय प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के संगठनों के विश्लेषण तथा मापन से संबंध रखती है। इसके अंतर्गत मात्रात्मक विश्लेषण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसके लिए अत्यंत विकसित गणितीय विधि अपनाई जाती है। यह विधि जनसंख्या की वृद्धि और उसके गठन में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी ओर, जनसंख्या अध्ययन या सामाजिक जनसांख्यिकीय के अंतर्गत जनसंख्या की संरचना और परिवर्तनों के व्यापक कारणों तथा परिणामों का पता लगाया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकीय विदों का विश्वास है कि सामाजिक प्रक्रिया और संरचनाएं जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करती हैं। समाजशास्त्रियों के समान वे उन सामाजिक कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं जो जनसंख्या के रुझान को निर्धारित करते हैं। जनसांख्यिकीय संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में एक सिद्धांत अंग्रेज राजनीति अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1766 से 1834 के नाम से जुड़ा है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जो उनके जनसंख्या विषयक निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में स्पष्ट किया गया है, जो एक तरह से निराशावादी सिद्धांत था। उनका कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन, विशेष रूप से भोजन, लेकिन कपड़े और अन्य कृषि आधारित उत्पाद भी बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि के पीछे रहेगी। जहां जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 आदि की श्रृंखला में होता है, वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि की तरह होती है। चूंकि जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से सदा आगे रहती है, इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। दुर्भाग्यवश मनुष्य में अपने जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण घटाने की एक सीमित क्षमता ही होती है। जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण के लिए उत्पादन करने की उसकी शक्ति से इतनी अधिक होती है कि मानव प्रजाति को किसी न किसी रूप में असामयिक मृत्यु का सामना करना ही होगा। मनुष्यों के दुर्गुण ही जनसंख्या को घटाने के सक्रिय और सक्षम कारक होते हैं। वे विनाश की विशाल सेना में अग्रणी होते हैं और अक्सर यह भयंकर कार्य स्वयं ही संपन्न कर देते हैं। लेकिन यदि वे अपने इन विनाशकारी संग्राम में असफल हो जाते हैं, तो फिर बीमारियां, महामारियां, घातक रोग और प्लेग आदि भयंकर रूप में उनका स्थान ले लेते हैं और हजारों लाखों लोगों का सफाया कर देते हैं। फिर भी यदि उन्हें अपनी विनाश लीला में पूरी सफलता नहीं मिली, तो व्यापक विनाशकारी अकाल उनकी सहायता के लिए आ धमकता है और अपने घातक वज्रपात से चोट पहुंचाकर बस उतने ही लोगों को जिंदा छोड़ता है जिनके लिए दुनिया में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में होती है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798। माल्थस ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी और ईसाई पादरी बनने का प्रशिक्षण लिया था। बाद में उन्हें लंदन के पास हैलीबरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीति अर्थशास्त्र में के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कॉलेज उस समय की प्रशासनिक भारतीय सेवा, इंडियन सिविल सर्विस के भावी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र था। दुर्भाग्यवश मनुष्य में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण घटाने की एक सीमित क्षमता ही होती है। कृत्रिम निरोधों, प्रिवेंटिव चेक्स द्वारा, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह करके या यौन संयम रखकर अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सीमित संख्या में बच्चे पैदा किए जाएं।
मोल्थस का विश्वास था कि अकालों और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक निरोध पॉजिटिव चेक्स अनिवार्य होते हैं, क्योंकि वे ही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच असंतुलन को रोकने के प्राकृतिक उपाय हैं। मोल्थस का यह सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रभावशाली रहा, लेकिन कुछ विचारकों ने इसका विरोध भी किया, जो यह मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। तथापि उनके सिद्धांत का सबसे प्रभावकारी खंडन यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव द्वारा प्रस्तुत किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप बदलने लगा और 20वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश के अंत तक यह परिवर्तनीय नाटकीय ढंग से हुआ। जन्म दरें घट गई और महामारियों के प्रकोप पर नियंत्रण किया जाने लगा। मोल्थस की भविष्यवाणियां झूठी साबित कर दी गई, क्योंकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन और जीवन स्तर लगातार उन्नत होते गए। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने भी मोल्थस के इस विचार की आलोचना की कि गंभीर का कारण जनसंख्या वृद्धि है। आलोचकों का कहना था कि गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती हैं। एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही कुछ थोड़े से धनवान और विशेषाधिकार संपन्न लोग विलासमय जीवन का आनंद लेते हैं और बहुसंख्यक लोगों को गरीबी की हालत में जीना पड़ता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसांख्यिकीय विषय में एक अन्य उल्लेखनीय सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र सूत्रों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित रूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का काम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दरें इसलिए कम होती हैं क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए दोनों के बीच का अंतर यानी शुद्ध वृद्धि दर नीचा रहता है। तीसरे और अंतिम चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाती हैं और उनके बीच का अंतर बहुत कम रहता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक तीसरा संक्रमणकालीन चरण होता है, जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है, और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती हैं। यह जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु दर, रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के द्वारा अपेक्षाकृत तेजी से नीचे ला दी जाती हैं, लेकिन समाज को इस आपेक्षिक समृद्धि की स्थिति और पहले से अधिक लंबी जीवन अवधियों के अनुरूप अपने आप को ढालने और अपने प्रजननात्मक व्यवहार को, जो उसकी गरीबी और ऊंची मृत्यु दर की हालात में विकसित हो गया था, बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस प्रकार का संक्रमण पश्चिमी यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में भी, जो गिरती हुई मृत्यु दरों के अनुसार अपने यहाँ जन्म दर घटाने के लिए संघर्षशील रहे हैं, कमोबेश ऐसे ही तरीके अपनाए गए हैं। भारत में भी जनसांख्यिकीय संक्रमण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मृत्यु दर कम कर दी गई है, पर जन्म दर उसी अनुपात में नहीं घटाई जा सकी। सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक। अधिकांश जनसांख्यिकीय संकल्पनाओं को दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उनमें 2 संख्याएं शामिल होती हैं। इन संख्याओं में से एक खास आंकड़ा होता है जिसकी गणना एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के रूप में की जाती है, और दूसरी संख्या तुलना के लिए मानक का काम देती है। उदाहरण के लिए, जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र में, जो एक पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारित अवधि के दौरान, जो आमतौर पर 1 वर्ष की होती है, हुए जीवंत जन्मों यानी जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को उस क्षेत्र में 1000 की इकाइयों में अभिव्यक्त कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है। इसी प्रकार मृत्यु दर भी एक ऐसा ही आंकड़ा है जो किसी एक विशेष क्षेत्र में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये आंकड़े संबंधित परिवारों द्वारा उनके यहाँ हुए जन्म या मृत्यु के मामलों की सूचना दिए जाने पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर।
जब यह अंतर शून्य अथवा व्यवहारिक रूप से बहुत कम नगण्य होता है, तब हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या वह प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं, उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक संवृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना होता है, अर्थात उनका प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचे रहता है। आज विश्व में कई ऐसे देश और क्षेत्र हैं जहां ऐसी स्थिति है, जैसे जापान, रूस, इटली एवं पूर्वी यूरोप। प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है, वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। लेकिन ऊपर चर्चित अन्य दरों, जन्म तथा मृत्यु दरों की तरह यह दर भी अशोधित दर ही होती है, यानी कि यह संपूर्ण जनसंख्या के लिए मोटे तौर पर एक स्थूल औसत दर होती है और इसमें विभिन्न आयु वर्गों में पाए जाने वाले अंतरों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। विभिन्न आयु वर्गों के बीच पाए जाने वाला अंतर कभी कभी संकेतों के अर्थ को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए जनसांख्यिकीविदों भी आयु विशेष की दरों का हिसाब लगाते हैं। शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाते हैं जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर उन स्त्रियों की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रस्तुति के 1000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। शिशु और मातृ मृत्यु की ऊंची दरें निसंदेह पिछड़ेपन और गरीबी की सूचक होती हैं। जब समाज विकास के पथ पर अग्रसर होता है, तो ये दरें तेजी से घटने लगती हैं, क्योंकि तब चिकित्सा सुविधाओं और शिक्षा, जागरूकता तथा समृद्धि के स्तरों में वृद्धि हो जाती है। एक अन्य संकल्पना जो कुछ भ्रामक है वह है आयु संभाविता। यह इस बात की सूचक है कि एक औसत व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। इसकी गणना किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान एक आयु विशेष में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जाती है। स्त्री पुरुष अनुपात यह बताता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है। ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में यह पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। इस तथ्य के बावजूद कि कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना से में नर बच्चे कुछ ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी प्रकृति हर 1000 नर बच्चों के पीछे मोटे तौर पर 943 से 952 तक मादा बच्चे पैदा करती है, तथा तथ्यों के बावजूद यदि स्त्री पुरुष अनुपात थोड़ा स्त्रियों के पक्ष में है, तो फिर इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि शैशवावस्था में बालिका शिशुओं में बालक शिशुओं की अपेक्षा रोग के प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है। जीवन चक्र के दूसरे सिरे पर अधिकांश समाजों में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं, इसलिए बूढ़ी स्त्रियों की संख्या बूढ़े पुरुषों से अधिक है। इन दोनों कारणों ने मिलकर स्त्री पुरुष अनुपात को प्रभावित किया है, जिससे अधिकांश संदर्भों में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मोटे तौर पर 1050 के आसपास होती है। तथापि यह देखने में आया है कि चीन, दक्षिण कोरिया और विशेषतः भारत जैसे कुछ देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है। इस प्रघटना को वर्तमान सामाजिक मानकों से जोड़ा जा सकता है, जिनके अनुसार पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में कहीं अधिक महत्व दिया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप बेटे को अधिक मान्यता, अधिक पसंद दी जाती है और बालिका शिशुओं की अपेक्षा की जाती है। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। आयु संरचना विकास के स्तरों और औसत आयु संभाविता के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। प्रारंभ में निम्न स्तर की चिकित्सा सुविधाओं, रोगों के प्रकोप और अन्य कई कारणों से जीवन अवधि अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा शिशुओं तथा प्रसूताओं की मृत्यु की दर, ऊंची दरें भी आयु संरचना को प्रभावित करती हैं। विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता जाता है और उसके कारण आयु की संभाविता भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप आयु संरचना में परिवर्तन आता है और छोटी आयु के वर्गों में जनसंख्या के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से और बड़ी आयु के वर्गों में बड़े हिस्से पाए जाते हैं। इस स्थिति को जनसंख्या का बूढ़ा होना भी कहा जाता है। प्राश्रितता अनुपात जनसंख्या के प्राश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन है। प्राश्रित वर्ग में ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जो अपने बुढ़ापे के कारण काम नहीं कर सकते और ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इतने छोटे हैं कि
काम नहीं कर सकते। कार्यशील वर्ग में आमतौर पर 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। पराश्रितता अनुपात 15 से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या का 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या के भाग देने के बाद प्राप्त हुई संख्या के बराबर होता है। यह अनुपात आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात उन देशों में चिंता का कारण बन जाता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है, जो आश्रितों का बोझ ढोने में कठिनाई महसूस करता है। दूसरी ओर, गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन जाता है, क्योंकि वहां कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। इससे कभी कभी जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा आयु संरचना के परिवर्तन से प्राप्त होने वाला फायदा कहा जाता है, लेकिन यह लाभ की स्थिति अल्पकालीन होती है, क्योंकि कार्यशील आयु वाले लोगों का बड़ा वर्ग आगे चलकर काम न करने वाले बूढ़े लोगों के रूप में बदल जाता है। भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ यानी 1.21 अरब है। जैसा कि सारणी 1 में देखा जा सकता है, भारत की जनसंख्या समृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं रहती। वर्ष 1901 से 1951 के बीच औसत वार्षिक समृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुई, जो कि एक साधारण समृद्धि दर कही जा सकती है। सच तो यह है कि 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण 1918 से 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों को यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। विसारिया और विसारिया 2003 191 ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जनसंख्या समृद्धि की दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और वह 1961 से 1981 के दौरान 2.2% पर पहुंच गई। तब से यद्यपि वार्षिक समृद्धि दर में गिरावट तो आई है, पर फिर भी वह विकासशील दुनिया में सबसे ऊंची बनी हुई है। चार्ट 1 में स्थूल जन्म और मृत्यु दरों की तुलनात्मक घट-बढ़ दिखाई गई है। जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप के आरेख में दिखाया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि ये दरें 1921 से 1931 तक के दशक के बाद एक दूसरे से भिन्न देशों में जाने लगी थी। 1931 से पहले मृत्यु दरें और जन्म दरें दोनों ही ऊंची रही। इस संक्रमण वर्ष के बाद मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आई, जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी है। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का मुख्य कारण यह था कि अकालों और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। इनमें महामारियों की रोकथाम संभवतः अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। पहले अनेक प्रकार की महामारियां थीं, जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्वार, प्लेग, चेचक और हैजा अधिक विनाशकारी थे, लेकिन 1918-19 की इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने तो अकेले ही देश भर में तबाही मचा दी थी, जिसमें लाख यानी 1.25 करोड़ लोगों को अर्थात तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 5% भाग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस महामारी में हुए मृत्यु के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए गए, जिनमें से कुछ के आंकड़े बहुत ऊंचे थे। स्पेनिश फ्लू नामक महामारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके संपूर्ण भूमंडल में फैल गई। इस संबंध में बॉक्स 2.2 में दी गई जानकारी पठनीय है। अंग्रेजी में पैंडेमिक शब्द एक ऐसी महामारी के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वही एपिडेमिक शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में पैंडेमिक शब्द एक ऐसी महामारी के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वही एपिडेमिक शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी बीमारियों के उपचार में किए गए सुधारों, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियानों ने महामारी को नियंत्रित करने में सहायता की, किंतु मलेरिया, अक्षय रोग और पेचिश व दस्त की बीमारियां आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है। हालांकि अब उनसे मरने वालों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती जितनी पहले महामारी के रूप में उनके प्रकोप के कारण हुआ करती थी।
सूरतनगर सितंबर 1994 में कुछ हद तक प्लेग की महामारी की चपेट में आ गया था और 2006 में देश के अनेक भागों में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की खबर पढ़ने सुनने को मिली। अकाल भी बढ़ती हुई मृत्यु दर के एक प्रमुख एवं पुनरावर्तक स्रोत थे। एक जमाना था जब अकाल व्यापक रूप से और बार बार पड़ते थे। उन दिनों अकाल पड़ने के कई कारण होते थे, जिनमें से एक यह था कि जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी, वहां वर्षा में कमी के कारण खेती की उपज कम होती थी, जिससे लोग घोर गरीबी और कुपोषण की हालात में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते थे। इसके अलावा परिवहन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और राज्य की ओर से इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न न किए जाने के कारण भी अकाल पड़ते थे। किंतु जैसा कि अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़े, बल्कि हकदारी की पूर्ति का अभाव, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स अथवा भोजन खरीदने या और किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। लेकिन अब भारतीय कृषि की उत्पादकता में विशेष रूप से सिंचाई के विस्तार के कारण पर्याप्त वृद्धि हो जाने, संचार के साधनों में सुधार हो जाने और सरकार द्वारा अधिक तेजी से राहत और निरोध उपाय किए जाने से अकाल के कारण होने वाली मौतों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है। किंतु आज भी देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों से भूखमरी के कारण लोगों के मरने के समाचार मिलते रहते हैं। सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही ग्रामीण इलाकों में भूख और भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नामक एक कानून बनाया है। हालांकि मृत्यु दर की तरह जन्म दर में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आई। इसका कारण है कि जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक पर घटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। सामान्यतः समृद्धि का बढ़ता स्तर जन्म दर को मजबूती से नीचे खींचता है। जब एक बार शिशु मृत्यु दरों में गिरावट आ जाती है और शिक्षा और जागरूकता के स्तरों में भी कुल मिलाकर वृद्धि हो जाती है, तो फिर परिवार का आकार छोटा होने लगता है, जैसा कि नक्शा एक पृष्ठ संख्या 21 में देखा जा सकता है। भारत के राज्यों के बीच प्रजनन दरों के मामलों में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य कुल प्रजनन दर 1.7 2016 तक नीचे लाने में सफल हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन राज्यों की औसत स्त्री एक से 7 बच्चे ही पैदा करती है, जो कि प्रतिस्थापन दर से नीचे है। केरल की कुल प्रजनन दर की प्रतिस्थापन दर स्तर से नीचे है, जिसका तात्पर्य यह होगा कि भारतीय भविष्य में जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। लेकिन कुछ राज्य खासतौर पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां 2009 में प्रजनन दरें 3 या उससे भी ऊपर हैं। वर्ष 2009 के TFR के अनुसार इन राज्यों की प्रजनन दर क्रमशः 3.3, 2.8, 2.7 और 3.1 था। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म दर कुल 20.2% है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर 22.4% है और नगरीय क्षेत्रों में 17.3% था। भारत में सबसे अधिक जन्म दर उत्तर प्रदेश और बिहार में है, यह 25.9% है और 26.4% है, और ये राज्य मिलकर 2026 तक भारत की कुल जनसंख्या का 50%, लगभग आधा भाग तक बढ़ा सकते हैं। अकेला उत्तर प्रदेश ही अनुमानित एक चौथाई तक 22% बढ़ा सकता है। चार्ट 2 पृष्ठ संख्या 20 में विभिन्न राज्यों में अक्षत्रिय समूह के रूप में उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी दर्शाई गई है। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, यानी अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है और यहाँ की आयु का औसत भी अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। सारणी 2 दर्शाती है कि देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का हिस्सा, जो 1971 में 42% के सर्वोच्च स्तर पर था, घटकर 2011 में 29% के स्तर पर आ गया है। 15 से 59 के आयु वर्ग का हिस्सा 53% से कुछ बढ़कर 63% हो गया है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वर्ग का हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन वह उसी अवधि के दौरान 5% से 7% तक बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अगले 2 दशकों में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में काफ़ी
परिवर्तन आने की उम्मीद है और यह परिवर्तन अधिकांश आयु क्रम के दोनों सिरों पर आएगा, जैसा कि सारणी 2 में दिखाया गया है। 0 से 14 आयु वर्ग का हिस्सा लगभग 11% घट जाएगा। यह 2001 में 34% था, जो 2026 में घटकर 23% हो जाएगा, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग 5% की वृद्धि होगी। यह 2001 के 7% से बढ़कर 2026 में 12% हो जाएगा। चार्ट 3 में जनसंख्या पिरामिड का 1961 से लेकर 2026 तक का प्रक्षेपित स्वरूप दिखाया गया है। जैसे विभिन्न अक्षेत्रों में प्रजनन दरें अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार आयु संरचना में भी बहुत अधिक अक्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। एक और तो स्थिति यह है कि केरल जैसा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, जहां अपेक्षाकृत छोटे आयु समूहों में जनसंख्या के अनुपात काफी अधिक है और वृद्धजनों के अनुपात अपेक्षाकृत कम है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति लगभग बीच की है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश और राज्य भी हैं और केरल जैसे राज्य भी, जिनकी संख्या ज़्यादा है। चार्ट 4 में उत्तर प्रदेश और केरल से संबंधित वर्ष 2026 की अनुमानित जनसंख्या के पिरामिड दिखाए गए हैं। केरल और उत्तर प्रदेश के पिरामिड में सबसे छोटे भागों की स्थिति के अंतर को ध्यान से देखिए। आयु संरचना में अपेक्षाकृत छोटी आयु के वर्गों की ओर जो झुकाव पाया जाता है, उसे भारत के लिए लाभकारी माना जाता है। पिछले दशक में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह और आज के आयरलैंड की तरह यह समझा जाता है कि भारत की भी जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिल रहा है। यह लाभांश इस तथ्य के कारण मिल रहा है कि कार्यशील लोगों की वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बड़ी है एवं उसे वृद्ध लोगों की अपेक्षाकृत छोटी पीढ़ी का भरण पोषण करना पड़ रहा है। लेकिन यह लाभ अपने आप मिलने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए उपयुक्त नीतियां या सोच समझकर पालन करना होगा, जैसा बॉक्स 2-3 में वर्णन किया गया है। भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक या लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जैसा कि ऊपर संकल्पनाओं संबंधी अनुभाग में कहा गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों में के पक्ष में रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही रहती है आई है। लेकिन जैसा कि सारणी 3 में स्पष्ट होता है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी से कुछ अधिक समय से गिरता जा रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी, लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरू में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 933 हो गया। पिछले 4 दशकों की प्रवृत्ति खासतौर पर चिंताजनक रही है। 1961 में स्त्री पुरुष अनुपात 1941 था, जो घटते हुए अब तक के सबसे नीचे स्तर 927 पर आ गया। हालांकि 2001 में उसे फिर मामूली सी बढ़ोतरी हुई। अगर हम 2011 की जनगणना का अनुमानित स्त्री पुरुष अनुपात को देखें तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। लेकिन जनसांख्यिकीविदों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस विषय से जुड़े नागरिकों को वास्तव में जिस तथ्य ने डरा दिया है, वह है बच्चों के लैंगिक यानी बाल स्त्री पुरुष अनुपात में एकाएक आई भारी गिरावट। आयु विशेष से संबंधित स्त्री पुरुष अनुपात का लेखा जोखा रखने का काम 1961 में शुरू हुआ था, जैसा कि सारणी 3 में दर्शाया गया है। 0.6 आयु वर्ग का स्त्री पुरुष अनुपात, जिसे बाल स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है, आमतौर पर सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से काफी ऊंचा रहता आया है, लेकिन अब उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। वस्तुतः 1991 से 2001 तक के दशक के आंकड़ों में यह असामान्यता दिखाई देती है कि समग्र स्त्री पुरुष अनुपात में जहां अब तक की सबसे अधिक 6 अंकों की बढ़ोतरी न्यूनतम 927 से 933 दर्ज हुई है, लेकिन बाल स्त्री पुरुष अनुपात 18 अंकों का गोता लगाकर 945 से घटकर 927 के स्तर पर आ गया है और इस प्रकार वह पहली बार समग्र स्त्री पुरुष अनुपात के नीचे चला गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार स्थिति और खराब हो गई और बाल स्त्री पुरुष अनुपात मात्र 914 रह गया है। राज्य स्तरीय बाल स्त्री पुरुष अनुपात तो चिंता का और भी बड़ा कारण प्रस्तुत करते हैं। कम से कम 9 राज्यों और संघ राज्य अक्षेत्रीयों का बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 900 स्त्रियों से भी कम है। इस संबंध में हरियाणा राज्य की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि वहां का बाल स्त्री पुरुष अनुपात अविश्वसनीय रूप से
793, एकमात्र ऐसा राज्य जो 800 से नीचे है। पंजाब के बाद जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड आते हैं, जैसा कि नक्शा 2 में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश सभी में यह अनुपात 925 से नीचे है, जबकि बड़े राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यह अनुपात 927 के राष्ट्रीय औसत से तो ऊपर है, पर 970 के स्तर से नीचे है। यहाँ तक कि केरल भी, जहाँ का समग्र स्त्री पुरुष अनुपात सर्वोत्तम रहा है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में 964 के स्तर पर कोई बेहतर स्थिति में नहीं है, जबकि 997 का उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जनसांख्यिकीविदों और समाजशास्त्रियों ने भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण बताए हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कारक जो पुरुषों की बजाय केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करता है, वह है स्त्रियों का गर्भ धारण करना और फिर बच्चा पैदा करना। इसलिए यह प्रश्न उठाना प्रासंगिक है कि क्या स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट का एक कारण यह हो सकता है कि केवल स्त्रियों को ही बच्चे पैदा करने में मौत की जोखिम उठानी पड़ती है, किंतु यह माना जाता है कि विकास के साथ मातृ मृत्यु दर में गिरावट आती है, क्योंकि विकास की बदौलत पोषण, सामान्य शिक्षा और जागरूकता के स्तर बढ़ते जाते हैं और साथ ही चिकित्सा और संचार की सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार होता जाता है। निसंदेह भारत में भी मातृ मृत्यु दरें घटती जा रही हैं, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अब भी ऊंची बनी हुई हैं। इसलिए यह मुश्किल दिखाई देता है कि मातृ मृत्यु दरों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की हालत बिगड़ती गई है। एक अन्य तथ्य यह भी है बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट समग्र अनुपात के मुकाबले अधिक तेजी से आई है। इसलिए सामाजिक विज्ञानियों का विश्वास है कि इस गिरावट के कारण को बालिग शिशुओं यानी बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में खोजना होगा। बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण हैं, जैसे शैशवावस्था में बच्चों की देखभाल की घोर उपेक्षा, जिससे उनकी मृत्यु दरें ऊंची हो जाती हैं, लिंग विशेष के गर्भपात जिनसे बच्चों के पैदा होने नहीं दिया जाता, और बालिका शिशुओं की हत्या अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण शैशवावस्था में ही बच्चों की हत्या। इनमें से प्रत्येक कारण एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है, और इस बात के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सब कारण भारत में कार्य करते रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाएं प्रचलित बताई जाती हैं, जबकि ऐसे आधुनिक चिकित्सा तकनीक को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिनकी सहायता से गर्भावस्था की प्रारंभिक स्थितियों में ही यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का होगा या लड़की। सोनोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सरे जैसा नैदानिक उपाय, जो मूल रूप से भ्रूण के जननिक या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था, अब भ्रूण के लिंग का पता लगाने और चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाने लगा है। कुछ क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपातों का नीचा स्तर इस तर्क का समर्थन करता प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाल की भारत की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची है, लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत निम्न है। इसलिए चयनात्मक गर्भपातों की समस्या गरीबी या अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। कभी कभी आर्थिक दृष्टि में समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम अक्सर एक या दो बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चाहेंगे। अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण ऐसा करना संभव हो गया है। हालांकि सरकार ने कठोर कानून बनाकर इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माने और कारावास के दंड का भागी बना दिया है। प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां दुरुपयोग का विनिमय और निवारण अधिनियम नामक यह कानून 1999 से लागू है और इसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया है। प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां दुरुपयोग का विनियम और निवारण अधिनियम नामक यह कानून 1999 से लागू है और 2003 में इसे और अधिक प्रबल बना दिया गया है। तथापि बालिका बच्चों के विरुद्ध पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान समाज में उत्पन्न होने वाली अभिवृत्तियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। हालांकि नियम एवं कानून भी इसमें मदद कर सकते हैं। अपने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का सूत्रपात हाल ही में भारत सरकार ने किया है।
यह बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए एक कारगर नीति साबित हो सकती है। साक्षरता। शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उसमें उतनी ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक भाग ले सकेंगे। इसके अलावा साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में काफ़ी सुधार आया है एवं हमारी जनसंख्या का 2/3 हिस्सा अब साक्षर है। फिर भी साक्षरता दर को भारत की जनसंख्या संवृद्धि दर के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर अब भी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों तथा सामाजिक समूहों में साक्षरता की दरों में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसा कि सारणी 4 में देखा जा सकता है। स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण यह भी है कि स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तरों से बढ़नी शुरू हुई। इस प्रकार स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 तक की अवधि में लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% से कुछ कम बढ़ी है। सन 2011 की जनगणना के तदत आंकड़े के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 8% तक बढ़ी है। पुरुषों में यह करीब 5% तक, जबकि स्त्रियों में यह करीब 10% तक बढ़ी है। अंततः हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के मामले में साक्षरता दर अभी भी अधिक बढ़ रही है। विभिन्न सामाजिक समूहों में भी साक्षरता की दरों में अंतर पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सुविधावंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीची रही हैं और इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और भी नीची हैं। इस मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बारे बीच भारी असमानता है। एक और जहां केरल जैसे कुछ राज्य सार्वजनिक साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं बिहार जैसे कई राज्य इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। साक्षरता की दर में पाई जाने वाली असमानताएं इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच जो असमान